नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चौहदा के चक्रू में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा साहब। वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चौहदा के चक्रू में। 2014 में हो रही लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अब अगला जो महारेला है वो 30 अप्रैल को है। 30 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो 7वें चरण में अवध में हो रहे चुनाव की अहमियत तो खासकर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लखनऊ और रायबरेली में दो बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। लखनऊ से राजनाथ सिंह तो वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी मैदान में है। अपनी किस्मत का जो है एक तरह से फैसला उनका होना है। इसके अलावा श्री प्रकाश जायसवाल, मुरली मनोहर जोशी, जितिन प्रसाद, उमा भारती, पीएल पुनिया, ये तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत ये अपनी वहां से आजमा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अवध में बीजेपी का तकरीबन 14 साल का वनवास खत्म हो पाएगा। चौहदा के चक्रू में हम इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस तरह से क्या कुछ दिखाने वाला है। लोकसभा चुनाव का 30 अप्रैल को चुनाव यहां पर होने वाले हैं। यहां पर आप जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस से हैं, ये धोराहारा बलरामपुर की सीट है जहां पर रेखा वर्मा बीजेपी से और सपा यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद भदौरिया जी हैं। बड़ा पेचीदा मुकाबला इसको कहा जा सकता है, बेहतरीन मुकाबलों में से एक है। इस पर लगातार जो है बहस और चर्चाएं बहुत ज्यादा होती रही हैं। वहीं अगर हम सीतापुर सीट की बात करें तो सीतापुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश वर्मा हैं और वहीं वैशाली अली को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है कमजोर है, इसलिए यहां पर बीएसपी पार्टी के हम कैंडिडेट की बात करें तो यहां से कैसर जहां इन दोनों को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। ये अवध की आज हम बात कर रहे हैं, ये वही अवध है जहां पर भगवान राम जो हैं उनका 14 साल का वनवास भी देखा गया और उनकी जो एक तरह से तख्त था वो भी देखा गया। अगर बात करें हम सीतापुर से मिश्रिख सीट की तो वहां पर अंजू बाला बीजेपी की तरफ से, ओम प्रकाश रावत कांग्रेस की तरफ से और जयप्रकाश रावत समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये अवध की लगातार हम आपको लड़ाई दिखाने वाले हैं जो एक दिन के बाद में यानी 30 अप्रैल को इन पर चुनाव होने वाला है और तमाम बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े आला अधिकारियों की किस्मत जो है यहां पर दांव पर लगी हुई है। अगर हम उन्नाव की बात करें, यहां से ब्रजेश पाठक बीएसपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और अंजू टंडन कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, जबकि हरि साक्षी महाराज बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अवध की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा और सबसे रोचक लड़ाई होने वाली है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं। अभिषेक मिश्रा एसपी समाजवादी पार्टी और एक नया कैंडिडेट नई पार्टी यानी कि जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी की तरफ से, इन तीनों को टक्कर देने के लिए मैदान में मौजूद है। लखनऊ लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, सबसे कड़ा मुकाबला यह बताया जा रहा है। अगर हम मोहनलालगंज की बात करें तो यहां पर कौशल कुमार बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र गौतम कांग्रेस की तरफ से और सुशीला सरोज एसपी की तरफ से एक जो मुकाबले होने वाले हैं बेहद रोमांचक मुकाबले होंगे। लेकिन इनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दाव जो है वो दोनों ही पार्टियों की, तमाम पार्टियों की तरफ से अगर कहूं तो फंस सकता है। जालौन की अगर हम बात करें तो विजय चौधरी कांग्रेस की तरफ से हैं, भानु प्रताप वर्मा बीजेपी की तरफ से हैं और ब्रजलाल खाबरी बीएसपी की तरफ से हैं। झांसी जो कि बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो सबसे तगड़ा मुकाबला यहां पर और सबसे ज्यादा उम्मीद बीजेपी की लगी हुई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की स्टार नेता उमा भारती चुनाव प्रचार यहां पर लगातार कर रही हैं और वहां से प्रत्याशी भी बनाई गई हैं। प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस की तरफ से हैं और चंद्रपाल सिंह यादव एसपी की तरफ से हैं। ये तीन प्रत्याशी आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। बांदा की अगर बात करें, विवेक कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से हैं, भैरव प्रसाद मिश्र बीजेपी की तरफ से हैं और अगर बात की जाए तो बाल कुमार पटेल एसपी की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी, आरके सिंह पटेल बीएसपी की तरफ से। यह भी काफी रोमांचक मुकाबला, 4 प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। और अगर बात की जाए फतेहपुर की तो वहां से अफजल सिद्दीकी बीएसपी के उम्मीदवार, बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में हैं। राकेश सचान एसपी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। उषा मौर्य कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इन्हें बनाया है और साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार हैं। काफी रोमांचक मुकाबला बुंदेलखंड और अवध की हम बात कर रहे हैं, अवध की बात करें माफ कीजिएगा। अवध में काफी रोमांचक मुकाबले, लेकिन बुंदेलखंड में भी कई सीटें हैं।
बात अगर हम करें बाराबंकी की, तो यहां से पीएल पुनिया कांग्रेस के स्टार नेता कहे जाते हैं और काफी अस्तित्व भी जो है अपना रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहां से उम्मीदवार हैं प्रियंका रावत, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और राजरानी रावत ये समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं मैदान में। हमीरपुर की अगर बात करें तो राकेश गोस्वामी बीएसपी की तरफ से, प्रीतम सिंह लोधी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो कुंवर पुष्पेंद्र सिंह बंदेल ये बीजेपी के वहां से प्रत्याशी हैं। लगातार ग्राफिक्स प्लेट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि आखिर अवध और बुंदेलखंड की लड़ाई किस तरह की होने वाली है, और यह भी बहुत पेचीदा और बहुत भयंकर मुकाबला होने वाला है, जिसमें लोकसभा सीट कानपुर है ये, और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी बेहतरीन नेताओं में शुमार किए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी इनको कहा जाता था एक बार, और अब भी इनको काफी अस्तित्व है इनका बीजेपी में, और उनके सामने है जय प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के नेता। तो 30 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी के अवध पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पिछली बार यानी 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर जीत का परचम लहराया था और 14 में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी को सिर्फ एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था इस अवध की बात की जाए, लेकिन बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। और आखिर क्यों है बीजेपी को इन जीत की उम्मीद, क्यों इस बार ज्यादा उम्मीदें बीजेपी ने लगा रखी हैं अवध इलाके से, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे और जानेंगे गहराई से कि आखिर क्या कुछ रहने वाला है वहां का माहौल। अवध से राम का रिश्ता अटूट रहा है। अवध ने राम का वनवास देखा है तो राम की राजगद्दी भी देखी है। 14 साल तक अवधवासियों ने राम की राह भी निहारी। बीजेपी भी उसी राम के सहारे तकरीबन 14 साल बाद एक बार फिर अवध में अपनी जीत का परचम लहराने का सपना देख रही है। बीजेपी का सपना साकार होगा या नहीं, ये तो 30 अप्रैल को हो रहे मतदान और फिर 16 मई को होने वाले चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो थोड़ी साफ नजर आ रही है वो ये कि इस बार बीजेपी मोदी के सहारे अवध की लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब होती जरूर दिख रही है। एक वो भी वक्त था जब 1998 में बीजेपी ने अवध की 7 सीटों पर जीत का परचम लहराकर खुद को भारतीय राजनीति में स्थापित करने का साफ पैगाम दिया था। लेकिन पिछली बार यानी 2009 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी, जिससे पार्टी को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा था। बात जब 2009 की चल ही पड़ी है तो इस बात की वजाहत भी हो ही जानी चाहिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं। 2009 में कांग्रेस ने 14 में से 6 सीटों को अपनी झोली में डालकर सभी को हैरत ज़दा कर दिया था, तो समाजवादी पार्टी ने 4 और बीएसपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। 30 अप्रैल को हो रहे इंतखाबात के मद्देनजर इस बार तमाम बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस, बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने अपनी जीत के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने लखनऊ से बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी को उतारकर मुकाबले को थोड़ा रोचक बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आम आदमी पार्टी को मुकाबले में माना जाए फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल को अवध में ही सियासी पार्टियों को इम्तिहान देना पड़ रहा है, बल्कि बुंदेलखंड में भी कुछ सीटों पर सियासी पार्टियां एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी नजर आ रही हैं। इनमें से एक है झांसी की सीट। झांसी में एक तरफ बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य हैं। लेकिन इन तमाम चुनावी बतौलेबाजी से हटकर रायबरेली और लखनऊ की सीट पर निगाह डालना जरूरी हो जाता है। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी किस्मत को वोटर्स के सहारे ईवीएम में बंद करवाने के लिए खूब जिद्दोजहद की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष की किस्मत किस करवट बैठती है। हालांकि राजनाथ सिंह को समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिषेक मिश्रा, आम आदमी पार्टी के जावेद जाफरी और कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी टक्कर देने का दम भर रही हैं। अभिषेक मिश्रा के लिए खुद सीएम अखिलेश यादव ने रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिश की है। इन दोनों के अलावा कानपुर से बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी और कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मुरली मनोहर जोशी ने बढ़ती उम्र के बावजूद
रोड शो कर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की है, तो वहीं बाराबंकी से राहुल गांधी के खास माने जाने वाले पीएल पूनिया भी जीत की राह देख रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता और राहुल ब्रिगेड में शामिल जितिन प्रसाद बलरामपुर की धरोहरा लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस तरह की चुनावी शगुफेबाजी से हटकर इस ओर हर किसी की निगाहें टिकी हैं कि क्या अवध में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राम के सहारे वाकई बीजेपी का वनवास खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरफ हसरत भरी निगाहों से सिर्फ बीजेपी या फिर इसके समर्थक ही देख रहे हैं, बल्कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी देख रही हैं जो मोदी की हवा को सिर्फ हवा हवाई बताते नहीं थकती। लेकिन इस बात से इनकार करना भी गुमराही जैसा होगा कि राम किसी एक के नहीं बल्कि सबके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो कांटे का मुकाबला अवध से होने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर सफलता की उम्मीद लगाए हुए बैठी हैं। समझ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। वर्मा साहब, 14 साल यानी कि 1998 में बीजेपी का एक बड़ी कामयाबी मिली और आज 14 साल के बाद में अगर भगवान राम की बात की जाए, 14 साल का वनवास और नरेंद्र मोदी को उन्हीं के रूप में देखा जा रहा है, क्या होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने कोई राम को मुद्दा इस बार भाव बनाकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा का वहां मुद्दा विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई, सुशासन जैसे मुद्दे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि अवध के क्षेत्र में अयोध्या आता है, इसलिए उसको राम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जहां तक राजनीति की हम बात करें तो अगर 2009 से हम तुलना करते हैं इस क्षेत्र की, या अवध और बुंदेलखंड दोनों मिला के करें, तो इन 14 सीटों पे पिछली बार भाजपा लड़ाई में नहीं थी, सिर्फ उसने लखनऊ सीट जीती थी। कहीं पे भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई थी, कहीं भाजपा दूसरे नंबर पे थी, लेकिन मुख्य मुकाबला जो वहां पर हुआ था कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच हुआ था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 14 की 14 सीटों पर भाजपा मुख्य मुकाबले में है। कहीं उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी से हो रहा है, कहीं उसका मुकाबला बसपा से हो रहा है, कहीं उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। लेकिन सबसे रोचक मुकाबला अगर कहीं हो रहा है तो वो है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इस कारण सपा की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। लिहाजा अखिलेश यादव ने आज स्वयं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में खुद रोड शो किया। यहां बता दूं मैं कि भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और कल और आज जिस तरह से उनके रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उसने जरूर एक भाजपा को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। राजनाथ सिंह ने यहां से उम्मीदवार बनकर, मैं एक बता दूं कि राजनाथ सिंह यहां से उम्मीदवार बने हैं, वो भी पार्टी ने तय किया कि चुनाव लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ेंगे। उनके राजनाथ सिंह के यहां खड़े होने के बाद से ही अवध क्षेत्र में एक भाजपा को ताकत मिलने का काम हुआ है। जब पार्टी अध्यक्ष लखनऊ से लड़ रहे हैं, लिहाजा इन सभी सीटों पर एक भाजपा का असर देखने को मिल रहा है। अच्छा वर्मा साहब, अगर मैं 2009 के चुनाव की बात करूं, शायद जनता के दिमाग में भी यह सवाल होगा, 6 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की थी, अब मुकाबला मतलब डागामडोल लग रहा है कांग्रेस का। नहीं, अवध के क्षेत्र में कई सीटें ऐसी हैं जहां से हम कांग्रेस को नकार नहीं सकते। रायबरेली से स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं, झांसी से प्रदीप जैन चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल को लेकर कोयला घोटाले को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं। जितिन प्रसाद धरोहरा से चुनाव लड़ रहे हैं, मनमोहन सरकार में वह भी मंत्री हैं। वर्मा साहब, जायसवाल के सामने भी कोई कमजोर नेता नहीं है, मुरली मनोहर साहब जोशी। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर अवध के क्षेत्र को पूरा देखा जाए तो कानपुर से मुरली मनोहर जोशी और श्री प्रकाश जायसवाल के बीच मुकाबला है। वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी मुकाबले में है, लखनऊ में राजनाथ सिंह है और समाजवादी पार्टी की सरकार है। इसी प्रकार अगर झांसी में जाए तो उमा भारती वहां मुकाबले में है और केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसलिए ये 14 की 14 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी खासी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कितने ज्यादा वोटों से अपनी बढ़त बनाती हैं, क्योंकि कांग्रेस का मानना है ये उनका गढ़ है, इसलिए कांग्रेसी सोनिया गांधी की जीत तय मान के चल रहे हैं। इसी प्रकार लखनऊ में राजनाथ सिंह जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात की है, क्रिश्चियन नेताओं के साथ मुलाकात की है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी ने भी राजनाथ सिंह को अपना आशीर्वाद दिया। राजनाथ सिंह ने एक संदेश देने की कोशिश की कि लखनऊ में वो सबको साथ लेके चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और इसका असर भी होता दिख रहा है कि उनके रोड शो में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। अच्छा वर्मा साहब, लखनऊ सबसे हॉट सीट बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार रोड शो किया, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पर मौजूद थे।
क्या ये रोड शो बीजेपी यानी कि राजनाथ सिंह के काफिले को रोक पाएगा? ऐसी ताकत आपको समाजवादी पार्टी में लगती है? देखिए, फिलहाल की परिस्थितियां देखते हुए जिस तरह से लहर बीजेपी की चल रही है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है पिछले 2 सालों में, सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, विकास के मुद्दे पे सपा को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी, बसपा और इन सब दलों ने अपने अपने दावे प्रतिदावे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार सपा पे अटैक किया है। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह वहां पर विकास को एक मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरा साथ साथ नरेंद्र मोदी की जो हवा है उसका लाभ भी कहीं ना कहीं इस अवध क्षेत्र में भाजपा को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो दूसरे उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस की रीता बहुगुणा हो या समाजवादी पार्टी और बसपा के उम्मीदवार हो या आपके उम्मीदवार हो, उनके मुकाबले में राजनीत सिंह का एक राष्ट्रीय नेतृत्व वाला व्यक्तित्व है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे उम्मीदवारों पर थोड़ा भारी लग रहे हैं। अच्छा वर्मा साहब, एक जो है बात अगर की जाए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा चेहरा, और वो भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पूरे संयोजक हैं। लखनऊ सीट से जावेद जाफरी को उतारना, मुस्लिम समुदाय की अगर मैं बात करूं, शिया समुदाय भी वहां पर है, शिया सुन्नी, वहां से शिया समुदाय का समर्थन जावेद जाफरी की तरफ आप देखते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं, या फिर कुछ हवा है वहां? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ का जो मुस्लिम मतदाता रहा है उसने हमेशा बहुत सोच समझ के वोट दिया है। उसने वोट पूर्व में कांग्रेस को भी दिया, और जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़े तो मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी वोट दिया। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने राजनाथ सिंह को, भाजपा ने जो वहां उम्मीदवार बनाया, उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि राजनाथ सिंह जो हैं वो वाजपेयी के भाजपा में करीबी माने जाते हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ये भी कहते हैं कि आडवाणी भी उनके मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनकी जो राजनाथ सिंह की कार्यशैली रही है वो वाजपेयी से प्रभावित रही है। वाजपेयी जिस प्रकार सभी धर्मों, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, सबको साथ लेके चलते थे, भाजपा में एक धारा बनाते थे राजनीति की, उसी प्रकार राजनाथ सिंह जो किसान परिवार से आए हैं वो भी मुसलमानों को साथ लेकर, यही वजह है कि वो मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास भी समर्थन मांगने गए, और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके पास भी गए। जहां तक मुझे जावेद जाफरी का सवाल है, तो वो एक एक्टर है, कलाकार हैं, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम तबका वहां का है वो ये देख के मतदान करेगा लखनऊ में कि कौन सा दल जीत रहा है और किसके उससे लखनऊ का विकास होगा, मुस्लिम कम्युनिटी का विकास होगा। राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों मुसलमानों के धर्मगुरुओं से बातचीत करके विकास पे ही खासा जोर दिया कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी तो निश्चित तौर पे भाजपा नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार होगी वो मुसलमानों के लिए विकास के काम करेगी। चलिए, खैर देखना होगा कि अवध और बुंदेलखंड की इस लड़ाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल हॉट सीटों की अगर बात की जाए तो 14 ये जो सीटें हैं ये पूरी तरीके से हॉट सीट है कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वर्मा जी लगातार हमारे साथ मौजूद है और भी कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहता है अवध का ये चुनाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। चौहदा के चक्करों में लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अवध में जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाबात किस तरह से लिए जाएं।
पॉलिटिकल हमारे संपादक साहब वर्मा साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। वर्मा साहब, मैं हट के चलता हूं, रायबरेली की सीट पे आता हूं। सोनिया गांधी, क्या उनका जो अस्तित्व है वो कायम है या फिर इस बार वो भी हिलेगा? देखिए, रायबरेली कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। खास तौर से चाहे अमेठी की बात की जाए या रायबरेली की बात की जाए, तो वो इंदिरा राजीव जी के समय से ही एक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनाव जीतने में कोई खास दिक्कत आने वाली है। हाँ, उनकी मौजूदगी के कारण क्या दूसरी सीटें भी प्रभावित होंगी? जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की लहर के कारण भाजपा सब जगह मुकाबले में है, क्या सवाल ये अहम है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं तो दूसरे उम्मीदवारों को उसका लाभ क्या मिलेगा? वो मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है कि कई जगह कांग्रेस पिछली बार मुकाबले में थी लेकिन इस बार नहीं है। तो ये कांग्रेस नेतृत्व को भी देखना पड़ेगा कि परसों जो 30 अप्रैल को मतदान होना है वो उनके कितना मतदान होता है, किसके पक्ष में होता है, किसके खिलाफ जाता है और मतदान तक मतदाता कैसे पहुंचता है। वर्मा साहब, अगर मैं झांसी की बात करूं तो उमा भारती मैदान में है। हालांकि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा रहा, लेकिन उमा भारती की जो छवि बनी हुई है, पहले नरेंद्र मोदी की खिलाफत और अब नरेंद्र मोदी के साथ चलना, ऐसी छवि जनता को पसंद आएगी, वोट मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का जो इलाका है वो पिछड़ेपन के लिए अपने जाने जाता है। विकास एक वहां पर अहम मुद्दा रहा है। पिछली बार इस क्षेत्र में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। इस बुंदेलखंड में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। प्रदीप जैन केंद्रीय मंत्री रहे हैं अभी वहां पर मनमोहन सरकार में हैं केंद्रीय मंत्री, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है उसे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों मुख्य मुद्दा वहां बना रहे हैं। बसपा वहां मुख्य मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस केंद्र में होने के बावजूद इसका बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हुआ। मैं एक बात आपको बताऊं कि राहुल गांधी जब बुंदेलखंड गए थे तो एक दलित की कुटिया पर भी गए थे। वो कुटिया, मेरी एक सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो कुटिया आज तक नहीं बनी जो राहुल गांधी वादा करके आए थे। तो इस तरह से वहां पर एक छवि बनी है कि कांग्रेस के प्रदीप जैन ने वायदे तो बड़े बड़े किए लेकिन वो वायदे जमीन पे नहीं उतर पाए। चलिए वर्मा साहब, मैं आ जाता हूं कानपुर की सीट पर। कानपुर की सीट मुरली मनोहर जोशी साहब मैदान में है। क्या उनका रद्दोबदल करना, किसी और जगह से कानपुर शिफ्ट करना बीजेपी के पक्ष में जाएगा और या फिर कुछ और माहौल वहां पर बनेगा? देखिए, मुरली मनोहर जोशी जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने अगर बनारस से नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाना बेहतर समझा और कानपुर से मुरली मनोहर जोशी को भेजा तो उसके पीछे निश्चित रूप से यह वजह रही होगी कि दोनों ही सीटों पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। मुरली मनोहर जोशी को इसलिए भी कानपुर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया कि श्री प्रकाश जायसवाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कोयला घोटाले को लेकर लगातार विवादों में रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी पीएसी के भी अध्यक्ष रहे हैं जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर जांच का काम करती है, जो भी खर्चे होते हैं उनका लेखा परीक्षण करती है। लिहाजा मुरली मनोहर जोशी को भाजपा ने कानपुर से खड़ा कर श्री प्रकाश जायसवाल को चुनौती देने का काम किया है। मुझे लगता नहीं है कि वहां पर इस बार किसी प्रकार से श्री प्रकाश जायसवाल को कुछ राहत बीजेपी देना चाह रही है। चलिए वर्मा साहब, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। दोनों ही अध्यक्ष, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष जो है आमने सामने हैं, राजनाथ सिंह भी आमने सामने हैं और सोनिया गांधी भी उसी इलाके से हैं। इन दोनों का प्रभाव क्या पड़ेगा? बनवास खत्म होगा बीजेपी का या फिर कांग्रेस ने जो पिछली 6 सीटें जीती थी वो अपना रोटेशन जो है कायम रखेगी? देखिए, निश्चित रूप से लखनऊ से राजनाथ सिंह स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका एक पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश जा रहा है। जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी से चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दूसरी सीटों पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार और जो इस प्रकार के दूसरे मुद्दे हैं वो वहां महत्वपूर्ण तरीके से उठ रहे हैं। रायबरेली में विकास क्यों नहीं हुआ, अमेठी में विकास क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार के सवाल भी इस बार काफी सुर्खियों में हैं। लेकिन वर्मा साहब, चीजें तो ये भी कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार लोग कम मान रहे हैं क्योंकि वहां पर सरकार किसी और है, कोई और सरकार वहां पर राज कर रही है। देखिए, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे नेता किसी संसदीय क्षेत्र से सांसद होते हैं तो वहां की जनता की उम्मीदें किसी सरकार से नहीं होती, बल्कि लोग ये मानते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, लिहाजा रायबरेली और अमेठी का भरपूर विकास होगा। लेकिन ऐसा होता जमीन पे नहीं दिखा, लिहाजा इस बार कुछ सवाल भी विकास को लेकर इस क्षेत्र में उठ रहे हैं। चलिए, खैर देखना होगा कि अवध की इस लड़ाई में, बुंदेलखंड की इस लड़ाई में क्या कुछ परिणाम जो है हमारे निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ जनता इस बार
करती है अपने प्रत्याशियों को, किसको चुनेगी और किसको इस बार मौका देगी? क्या बीजेपी का वनवास खत्म होगा? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इतिहास रखेगी? तमाम सवाल 16 मई को इनके जवाब हमें मिलेंगे। वर्मा साहब, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम चर्चा के लिए। चैनल वन आप सभी से यही अपील करना चाहता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 5 साल में आपको एक बार यह अवसर मिलता है और इस अवसर को आप सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें। तमाम पार्टी के कार्य को देखें, काम काजों को देखें और फिर प्रत्याशी के जो उसका चरित्र है उसको देखें, उसके काम के तरीके को, तब जाके अपना वोट दें, तभी जाके एक बेहतर भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।